निर्मला अपने पति अनिल के साथ बैठी बातचीत कर रही होती है। अजय, कितना वक्त हो गया है ना, हमने अपनी बेटियों के साथ ठीक से बैठकर समय ही नहीं बिताया। क्या करें, हमारी दोनों अमीर बेटियां नौकरी भी करती हैं, ससुराल भी संभालती हैं, हमारा भी ध्यान रखती हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो हमारे पास रुक जाएं, तसल्ली से बात कर सकें। जी, बस यही बात सोचकर मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहती हूँ। मेरी बच्चियों पर पहले ही बड़ी जिम्मेदारी है। निर्मला और अनिल ये बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर उनकी दो अमीर बेटियां मधु और काजल आती हैं, जिनके हाथों में राशन और घर की जरूरत का बाकी सारा सामान था। माँ, कैसी हैं आप? और पिताजी, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं बेटा। हम ठीक हैं बेटा। आज हमारे पास थोड़ा सा समय था, तो हमने सोचा कि हम आपके घर का राशन और बाकी सारा सामान देते चले, साथ में आपसे मिलना भी हो जाएगा। वरना आप तो जानती हैं कि नौकरी और ससुराल के कामों से निकाल कर आपसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता हम दोनों को। अरे बेटा, बैठ तो जाओ, जरा आराम से पानी तो पी लो। हाँ बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं माँ, चाय नाश्ता कुछ मत बनाओ, बस पानी पिला दो, वही बहुत है। फिर हम दोनों को अपने ससुराल वापस भी तो जाना है, और आज थोड़ा खाली समय है तो काफी सारे और काम हैं, वो भी करने हैं। निर्मला अपनी दोनों बेटियों के लिए पानी लाती है और आधा घंटा अपने माता पिता के साथ बिताकर काजल और मधु दोनों वहां से जाने लगती हैं। बेटा, तुम दोनों अभी तो आई थी और इतनी जल्दी जा रही हो, थोड़ा वक्त तो बिता लिया करो हमारे साथ। वक्त बिताने का मन तो बहुत करता है माँ, पर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। और नहीं तो क्या, अगर हमारा बस चले ना तो हम छुट्टी लेकर बैठ जाए आपके पास, पर सरकारी नौकरी में छुट्टी भी तो नहीं मिलती। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से अपना ससुराल और अपनी नौकरी संभालो, हम एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। काजल पेशे से एक वकील और मधु डॉक्टर थी। अनिल और निर्मला ने सारी उम्र मेहनत करके अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाया था और अब दोनों ही बड़े अमीर घरों की बहू बनकर अपनी अपनी नौकरी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन निर्मला गली में जाती है और अपनी सामने वाली अमीर पड़ोसन कमला के घर पर झांकने लगती है। कहीं नजर नहीं आ रही है, लगता है अभी तक आई नहीं है, पर अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसके आने का समय हो गया है। वैसे तो वो कभी भी देर नहीं करती है, फिर आज उसे देरी क्यों हो गई? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, या फिर वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? निर्मला के मन में ऐसे ढेरों सवाल उठ रहे थे कि तभी उसे गली में फटे पुराने कपड़े पहने माधवी चलकर आती नजर आती है। लो, आ गई माधवी। शुक्र है कि ये ठीक ठाक है। मेरा तो दिल ही घबरा गया था कि पता नहीं क्या हो गया जो माधवी अभी तक नहीं आई। माधवी निर्मला को देखकर मुस्कुराती है और सीधा कमला के घर के अंदर चली जाती है और अंदर से कमला के चिल्लाने की आवाज आती है। आज इतनी देरी से क्यों आई है? अगर आगे से तू देरी से आई ना तो मैं तेरी पगार काट लूंगी। एक तो तुझ पर रहम खाकर मैंने तुझे काम पर रखा हुआ है, और तू है कि अपनी मनमर्जी करती रहती है। कमला की बातें सुनकर अपनी दहलीज पर खड़ी निर्मला को बुरा लगता है और थोड़ी देर बाद जब माधवी कमला के घर का काम करके फ्री हो जाती है तभी वो निर्मला के घर आती है। कैसी हैं आप आंटी जी, ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। कमला तुझ पे क्यों चिल्ला रही थी? ज्यादा डांट दिया क्या उसने तुझे? अरे वो मैं आज देरी से आई थी ना, तो इसलिए मालकिन चिल्ला रही थी। आप तो जानते ही हैं कि मुझे मेरी दो बहनों का खाना बनाना होता है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ, जानती हूँ। तेरी दोनों बहनें स्कूल जाती है ना? हाँ, वो स्कूल जाती हैं। अब उनके लिए दोपहर का खाना बनाकर रखना होता है, और फिर मुझे कमला आंटी के घर के काम करके एक और घर में भी काम करने जाना होता है। तू बैठ जा बेटा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुबह से तूने चाय भी नहीं पी होगी, पता है मुझे। निर्मला जल्दी से अपने और माधवी के लिए 2 कप बढ़िया चाय बनाकर लेकर आती है। वैसे एक बात बता माधवी बेटा, तू अपनी बहनों के साथ अकेली क्यों रहती है? तेरे माता पिता वो कहाँ हैं? माता पिता तो हमें बचपन में ही अनाथालय छोड़ गए थे, और अनाथालय में भी हम पर बहुत जुल्म होता था। हमसे हर दिन बहुत सारा काम करवाया जाता था, और एक दिन तो एक अंकल आंटी मुझे गोद लेने के लिए भी आ गए थे। तो फिर क्या हुआ?
मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे उनके साथ नहीं जाना है, मुझे मेरी बहनों के साथ ही रहना था। फिर एक दिन मैं अपनी बहनों को लेकर अनाथ आश्रम से भाग गई और उसके बाद जैसे तैसे जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमा के मैं अपना और अपनी बहनों का पालन पोषण कर रही हूँ। माधवी की ये बातें सुनकर माधवी के साथ साथ निर्मला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और निर्मला माधवी को गले से लगा लेती है। तुझे कभी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं बिल्कुल तेरे साथ तेरी माँ बनकर रहूंगी। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। निर्मला की बातों से माधवी को बहुत हौसला मिलता है। दिन गुजरते जाते हैं और निर्मला जितना प्यार काजल और मधु से किया करती थी उतना ही प्यार वो माधवी से भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब माधवी कमला के घर का काम खत्म करके निर्मला के घर जाती है तो वो निर्मला के गले लगकर बुरे तरीके से रोने लगती है। क्या हो गया माधवी, तू इतना रो क्यों रही है बेटी? सब कुछ ठीक तो है ना? बोल ना बेटी। कुछ भी ठीक नहीं है। जिस मकान में हम रहते हैं मैं उसका पिछले 2 महीने से किराया नहीं दे पाई हूँ और आज शाम को मकान मालिक हमें धक्के देकर हमेशा के लिए कमरे से बाहर निकाल देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी बहनों को लेकर कहाँ जाऊँ। तो तू क्यों परेशान होती है बेटा? मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं और मेरा पति तो एक ही कमरे में रहते हैं, बाकी के 2 कमरे किसी काम के नहीं हैं। तो तुम अपनी बहनों के साथ मेरे घर में रह लो, मुझे भी खुशी होगी। निर्मला की बात सुनकर माधवी खुश हो जाती है और अगले दिन ही माधवी अपनी 2 छोटी बहनों पायल और रुचि के साथ निर्मला के घर में अपना सामान लेकर आ जाती है और वहीं रहने लगती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन जब माधवी बाजार से घर आ रही होती है तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अनीता से होती है। अरे माधवी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस अपने घर जा रही हूँ। आप कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अनाथ आश्रम में भी तुझे ढूंढा था लेकिन तुम मुझे वहां भी नहीं मिली। तुम कहाँ चली गई? कहाँ रहती हो? और तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? बस आप यूं समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी में ना एक माँ आ गई है जिसने मुझे और मेरी बहनों को संभाल लिया है, तो हम उन्हीं के घर में रहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। कौन है तेरी माँ? क्या नाम है उनका? ये दूसरे नंबर की गली है ना, उसमें 4था मकान हमारा ही है। आप जब कभी भी फ्री हो तो आप वहां आ जाना। माधवी से बात करके अनीता वहां से चली जाती है। थोड़े दिन बाद अनीता समय निकालकर माधवी के बताए अनुसार उसके घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही अनीता अपने सामने निर्मला को देखकर हैरान हो जाती है। अनीता, तुम यहाँ पर? और तुम यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो बेटा? क्योंकि जिस अनाथालय में हम थे ये वहीं पर काम किया करती थी। भगवान की माया भी तो देखो। अरे निर्मला, जिन 3 गरीब बेटियों को तू अपनी बेटी समझकर पाल रही है ना, वो असल में तेरी खुद की बेटियां हैं जिनको सालों पहले तूने मुझे सौंप दिया था। निर्मला और अनिल के घर के हालात काफी ज्यादा बुरे चल रहे थे और ऐसे में निर्मला पेट से थी। 9 महीने पूरे होने के बाद निर्मला एक साथ 3 बेटियों को जन्म देती है। भगवान, मेरे पास तो पहले ही 2 बेटियां हैं और ऊपर से इतनी ज्यादा गरीबी है। अब मैं इन 3 बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो अब घर से भी बेघर हो गए हैं। इन सभी का पालन पोषण कैसे करेंगे? तो फिर हम क्या करें निर्मला, तुम ही बताओ। अपने ही हाथों से अपनी बच्चियों का गला घोट कर इन्हें मार दें क्या? नहीं, हम इन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हमने इनका पालन पोषण किया तो ये हमारी तरह भूखमरी में मर जाएंगी। हम अपनी 2 बड़ी बेटियों को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये तीनों अभी दुनिया में आई हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या पता इनको कल कोई अच्छा परिवार मिल जाए। हमारे पास जो 2 बड़ी बेटियां हैं, हम बस उन्हीं को पाल लेते हैं। हमारी तरह भूखी प्यासी ये भी भटक लेंगी। अनाथ आश्रम में हम अपनी तीनों बच्चियों का हालचाल भी जान पाएंगे। अनिल और निर्मला रोते रोते अपनी तीनों बेटियों के लिए एक अनाथालय में पहुंचते हैं जहां पर अनीता काम किया करती थी। अनिल और निर्मला अनीता को सारी बात समझाते हैं। चिंता मत कीजिए, हम आपकी बच्ची का ध्यान रखेंगे।
आप जब चाहे यहाँ आकर इनसे मिल सकती हैं। और अपनी तीनों बच्चियों को उसके हाथों में सौंपकर हमेशा के लिए उन्हें अलविदा बोल देते हैं। इसका मतलब आप हमारी सचमुच की माँ हैं? तभी मैं सोचती थी कि हम तीनों बहनें हमेशा एक बराबर क्यों लगती हैं। माँ, आपको कभी हमारी याद नहीं आई क्या? आपने कभी हमें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि अब तो घर के हालात काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी बेटा, और मैं वापस से उस अनाथालय में भी गई थी, सिर्फ तुम्हें वापस लेने। हमने तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए वहां छोड़ा था, लेकिन वो अनाथालय वहां पर था ही नहीं। मैंने आसपास के लोगों से पता भी किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अनाथालय कहाँ चला गया। हाँ, थोड़े वक्त बाद वो अनाथालय दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। इस वजह से तुम्हें नए अनाथालय का पता नहीं मिला। लेकिन अब देखो, किस्मत से तुम्हारी 2 अमीर और 3 गरीब बेटियां वापस से तुम्हारे घर आ गई हैं। अपनी तीनों बेटियों को आपस में अपने घर में देखकर निर्मला और अनिल की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तभी माधुरी अपने माता पिता के आंसू साफ करते हुए बोलती है, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने कितना बड़ा पत्थर अपने दिल पर रखकर हमें अनाथालय में छोड़ा होगा, और तीनों गरीब बहनों को आपसे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि आपने अनजान समझकर भी आपने हमें माँ जैसा ही प्यार किया था। और अब तो हमें पता चल गया है कि आप वास्तव में हमारी माँ ही हैं। माधवी की ये बातें सुनकर निर्मला और अनिल की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। अगले दिन निर्मला और अनिल काजल और मधु को भी घर पर बुलाते हैं और उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। काजल और मधु भी खुशी खुशी अपनी बहनों को अपना लेती है और बोलती है, मुझे इस बात का दुख है कि माँ और पिताजी ने हमें पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आखिरकार आज हमारा परिवार पूरा हो गया है। और अब तुम देखती जाओ, जैसे माँ और पिताजी ने हमारा जीवन संवारा है ना, हम दोनों अमीर बहनें मिलकर तुम तीनों गरीब बहनों का जीवन संवार देंगी और अपनी तरह तुम्हें भी कामयाब बनाएंगी। पांचों बहनों का ऐसा मिलन देखकर निर्मला और अनिल बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आखिरकार गरीब माँ की 2 अमीर और 3 गरीब बहनें हमेशा के लिए एक साथ घुल मिलकर रहने लगती हैं और निर्मला का टूटा हुआ परिवार वापस से पूरा हो जाता है। सुमन अपने घर में सिलाई कर रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन खुशी उसके घर आती है और अपनी पड़ोसन को देख सुमन उससे कहती है, खुशी बहन, सिर्फ सिलाई करने से मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश नहीं कर पा रही। अगर तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा काम हो तो प्लीज मुझे बता दो। सुमन बहन, मैं तुम्हें क्या ही काम बताऊं, मैं तो खुद एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, पर हाँ, मेरी फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात कर सकती हूँ। वैसे भी एक मशीन वहाँ खाली है, उन्हें एक टेलर की जरूरत है। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे से सिलाई आती है। ये काम तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा मेरे लिए। इस तरह मैं घर पर भी सिलाई कर लूंगी और फैक्ट्री में भी, और आराम से अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी कर लूंगी। ठीक है बहन, तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हें जल्द ही बता दूंगी कि मेरी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए जगह है या नहीं। पति के जाने के बाद सुमन अकेले सिलाई का काम करके अपनी बेटियों को पढ़ा रही थी, पर इतने कम पैसों में वो अपनी दोनों बेटियों की परवरिश नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो फैक्ट्री में भी काम करने लगती है और इस तरह अब बेचारी सुमन अकेली अपनी दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में भेजती है। सुमन की दोनों ही बेटियां पढ़ने में बहुत तेज थी। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ, आ गई तू। देखो, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए दाल रोटी बनाई है। तुम हमेशा फैक्ट्री से आकर थक जाती थी और हमारे लिए खाना बनाती थी और हमें खिलाकर फिर से सिलाई करने बैठ जाती थी। इसलिए मैंने और गीता ने सोचा कि आज हम दोनों बहन खुद तुम्हारे लिए खाना बनाएं और तुम्हारी थोड़ी मदद कर सके। अरे बेटा, तुम्हें घर के काम करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना है और एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनना है। माँ, बड़ा इंसान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी हमारा अपनी माँ का ख्याल रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब चलकर खाना खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत जोर से भूख लगी है और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, और वैसे भी अगर काम की वजह से कभी हमें तुमसे दूर जाना पड़े तो हमें अपने लिए खाना बनाना आना चाहिए ना। इसलिए अब तुम फिक्र मत करो, हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभाल लेंगे। चलो अब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं।
इस तरह सुमन अपनी बेटियों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो अपनी दोनों बेटी के साथ बैठकर खाना खाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते सुमन की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ देखो, हम दोनों बहन पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। अब तो मैं बहुत जल्द में सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी और सोच रही हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने में पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो क्यों ना साइड बाय साइड में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। दीदी, सरकारी नौकरी कोई हवा नहीं है जो ऐसे ही मिल जाएगी। मैं तो प्राइवेट नौकरी ही करूंगी, वो भी ऐसी प्राइवेट नौकरी जहाँ मेरी लाखों में सैलरी हो, क्योंकि इतनी सैलरी तो गवर्नमेंट जॉब वालों को भी नहीं मिलती। और मैं ये नौकरी ज्यादा दिन नहीं करने वाली। मैं तो बड़ी प्राइवेट कंपनी में जाऊंगी और वहाँ किसी अमीर लड़के से शादी कर लूंगी, फिर मुझे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों मेरी ही बेटी हो। मैंने तुम दोनों को एक जैसी परवरिश दी थी, पर फिर भी तुम दोनों बहन में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क तो होगा ही ना माँ, क्योंकि दीदी भोली और मासूम है, पर मैं दीदी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। शॉर्टकट में विश्वास रखती हूँ। दीदी की तरह गधों की तरह मेहनत करने में नहीं। वैसे भी इंसान को स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि गधा मजदूरी। पर गीता, स्मार्ट वर्क करने के लिए भी दिमाग होना जरूरी है, और दूसरा उसमें भी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी चीज बैठे बिठाए नहीं मिलती, और अगर तुम किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करोगी तो तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मेरी बात गांठ बांध कर रख ले। अरे तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो, कॉलेज भी पास कर लिया है तुम दोनों ने। अब यहाँ से तुम्हें अपना करियर डिसाइड करना है, और इस उम्र में भी तुम दोनों लड़ रही हो। लड़ाई झगड़ा करना बंद करो और अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट करो। इस तरह सुमन अपनी दोनों बेटियों के बीच की लड़ाई खत्म करवाती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द गीता की नौकरी एक MNC कंपनी में लग जाती है, जहां उसकी मुलाकात ध्रुव नाम के एक लड़के से होती है। यार गीता, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, वो भी सीनियर मैनेजर, और हम दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। मेरे हाँ करने से क्या होता है? तुम अपनी फैमिली को मनाओ। अगर तुम्हारी फैमिली मान गई तो मैं भी मान जाऊंगी। सच में, अब तो मैं आज ही घर जाकर अपनी फैमिली से बात करूंगा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। वो मेरी शादी तुमसे जरूर करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरी सारी जिद पूरी की है, और वो मेरी ये जिद पूरी ना करें ऐसा नहीं हो सकता। तुम बस दुल्हनिया बनने के लिए तैयार हो जाओ। ध्रुव बिना कोई देरी करे घर जाता है और बड़ी मुश्किलों से लड़ झकड़ कर अपने घर वालों को मनाता है। तो वहीं गीता भी अपनी माँ और सुमन को ध्रुव के बारे में बताती है, जिस पर सीता अपनी बहन से कहती है, गीता, जैसा तू ध्रुव की फैमिली के बारे में बता रही है, उससे तो साफ साफ पता चलता है कि वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अगर शादी हो भी गई तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगी मेरी बहन। दीदी, आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी खुशियों से जल रही है, क्योंकि मेरा अमीर बनने का सपना जो पूरा हो रहा है। अरे अगर आपको मुझसे इतनी ही जलन है तो आप भी किसी अमीर लड़के से शादी कर लो ना। क्यों पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? नहीं मिलेगी आपको कोई सरकारी नौकरी, इसलिए मेरी मानो और किसी अमीर लड़के से शादी करके अमीर बन जाओ और माँ के सपने पूरे करो। गीता, मेरी बेटी, तू ये अपनी बहन से किस तरह से बातें कर रही है? अरे तुझे उस लड़के से शादी करनी है ना, हम तेरी शादी उससे कर देंगे। बस तू ये घर में कलेश मत कर। गीता अपनी गरीब बहन की गरीबी और उसकी मेहनत का मजाक बनाती है और पूरे घर वालों से लड़कर ध्रुव से शादी कर लेती है। पर शादी के बाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सीता ने उससे कहा था। अरे ओ मेरी गरीब बहू, गैस पर खाना तो बना लेगी ना, और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने तो आते हैं ना, क्योंकि तुम गरीबों ने तो आज से पहले घर में इतनी फैसिलिटी देखी नहीं होगी। अगर कुछ ना आता हो तो बता दे, कहीं तू हमारा नुकसान ना कर दे। माँ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मुझे भी ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी आती है। अकड़ तो देखो इस गरीब लड़की की, इस घर की अमीर बहू क्या बन गई, इसके पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे। अपनी सास के मुंह से गरीबी का ताना सुनकर अब गीता को भी एहसास होता है कि उसकी माँ सही थी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और खुद अमीर बनना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब सीता को बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिल जाती है, पर बेचारी की किस्मत में ऐसी गरीबी लिखी होती है कि उसकी शादी एक गरीब लड़के से हो जाती है।
सीता, मुझे माफ करना। जब से हमारी शादी हुई है मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। मैं भी पहले सरकारी नौकरी कर रहा था, पर मेरे एक छोटे से लालच की वजह से मेरी वो नौकरी चली गई। मेरी वजह से तुम्हें अब भी गरीबी झेलनी पड़ रही है और अपनी इतनी कम सैलरी में इतना बड़ा ससुराल संभालना पड़ रहा है। देखिए जी, आप ऐसी बातें करके दिल छोटा मत कीजिए। ये सब तो बस किस्मत का खेल है। आज अगर हम गरीब हैं तो बहुत जल्द अमीर भी होंगे। अच्छा, वैसे आज मुझे अपनी माँ से मिलने जाना था। मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए मिठाई लेती जाऊँ। वैसे आज मेरी बहन भी आने वाली है। आज मैं अपनी बहन से भी मिल लूँगी। इतनी गरीबी में जीने के बाद भी सीता खुश थी, तो वहीं इतनी अमीर होने के बाद भी गीता एक दुखी जीवन जी रही थी। अब दोनों बहन अपनी माँ के लिए एक साड़ी और मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं, जहाँ गीता देखती है कि उसकी गरीब बहन गरीब होने के बाद भी साड़ी के साथ 501 रुपए दे रही होती है, तो वहीं बेचारी अमीर होने के बाद भी गीता केवल अपनी माँ को सूखी साड़ी देती है। माँ, माफ करना, भले ही तुम्हारी ये बेटी अमीर है, पर मैं तुम्हारी गरीब बेटी से भी ज्यादा गरीब हूँ। हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है, पर प्यार की बहुत कमी है। मेरी सास ने तुम्हारे लिए सिर्फ यही भेजा है। और दीदी गरीब होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए मिठाई, साड़ी और तुम्हें 501 रुपए दे रही है, जबकि मुझे इससे ज्यादा देना चाहिए था। गीता, गरीब इंसान नहीं, उसके हालात होते हैं। अगर तू चाहे तो खुद अमीर बन सकती है, बस तुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और रही मेरी गरीबी की बात, तो तू चिंता मत कर, एक दिन मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी कौन सी बेटी अमीर है और कौन सी गरीब, क्योंकि मेरी दोनों ही बेटी कामयाब है और मुझसे प्यार करती है। और मुझे तुम्हारे तोहफे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क बस तुम्हारे यहाँ होने से पड़ता है। और मैं अपनी दोनों बेटियों को एक साथ अपने पास देखकर बहुत खुश हूँ। माँ, हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हम तीनों फिर से एक साथ अपने इस छोटे से घर में हैं। आज अपने घर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश कि माँ मैंने आपकी सुनी होती। पर सच बता रही हूँ, ध्रुव बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत साथ देते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, अब मैं खुद काम करूँगी और अपनी सास को पैसे कमा कर दूंगी। और जब बहू के पैसे सास के हाथ में जाएंगे तो उनकी अकड़ भी खत्म हो जाएगी। इस तरह दोनों अमीर गरीब बहन एक दूसरे को गले लगाती है और अपनी माँ के साथ अच्छे लम्हे बिताकर अपने ससुराल जाती है। और बहुत जल्द अब गीता भी काम करती है और अपने दम पर अमीर बनती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुमन की गरीब बेटी भी अपनी मेहनत से बहुत जल्द अमीर हो जाती है।